नमस्कार। वैज्ञानिक कृषक संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर दिलवी अरोड़ा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी। पूसा समाचार के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को खरीफ में लगने वाली सब्जियां एवं अमरूद में फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मनुष्य को संतुलित आहार प्रदान करने में सब्जियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये न ही विटामिन, खनिज, लवण में भरपूर होती हैं, साथ ही साथ किसानों की आय का एक उत्तम स्रोत भी है। खरीफ में मुख्यतः किसान तोरई, कद्दू, करेला, खीरा, लौकी इत्यादि की खेती करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में अच्छी उपज लेने हेतु विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। करेला में एक तत्व पाया जाता है चेरेंटीन, जो डायबिटीज के लोगों के लिए भी मददगार होता है। जो किसान भाई अगर बारिश के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जिस खेत का वो चुनाव करें हैं इसकी खेती करने के लिए, उसमें पानी यानी जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ी ऊंची खेत होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें ध्यान देना है कि फसल चक्र का बिल्कुल सही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही खेत में अगर हम बार बार अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएंगे तो जो उखरा बीमारी या उकठा बीमारी जिसको हम कहते हैं, जड़ों में लगती है, फ्यूजेरियम विल्ट, उसकी संभावना होती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पे 20 से 25 टन गोबर की खाद डाली जाती है। अगर वो रुपाई या अंतिम जुताई से कम 25 से 30 दिन पहले डाल देते हैं तो अच्छा होता है। कद्दू वर्गीय फसलों के लिए हम लोग कहते हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, जिसमें पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा अंतिम जुताई के समय खेतों में डाल देनी है। उसके उपरांत आपको इसमें नाली बना के हम इसकी बिजाई करते हैं। हमें यह ध्यान देना है कि करीब 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 35 सेंटीमीटर गहरी नाली हम बनाते हैं, और एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी करीब 1.5 मीटर हम रखते हैं खीरा और करेला के लिए, और 2 से 2.5 मीटर हम रखते हैं अगर हम लौकी या तोरी या कद्दू इस प्रकार की जो बड़ी बेल वाली फसलें होती हैं उनमें हम रखते हैं। जब आपका नाली बन गया है उसके बाद उसमें खरपतवारनाशी जो पेंडिमिथिलीन होता है उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के कम से कम नालियों पे अवश्य उसका छिड़काव कर दें। इस मौसम में ये सलाह दी जाती है कि आप बाबर सिस्टम यानी पंडाल बनाएं। अगर आपके पास लकड़ी है तो उसका ऐसे लगा के भी पंडाल बना सकते हैं, या बिल्कुल इस तरह से आप रस्सी या कोई लोहे की तार से आप एक मचान बना सकते हैं, या कोई भी अन्य लकड़ी अगर आपके पास है उसका मचान बना के अगर आप खेती करते हैं तो फलन भी अच्छी होगी और परागण में भी उसमें आसानी होती है। और पूसा संस्थान की ये सारी जो फसलें हैं, जैसे हम लौकी की बात करें, अगर आप लंबी लौकी लगाना चाहते हैं तो हमारी पूसा नवीन काफी प्रचलित प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। पूसा समृद्धि है या पूसा हाइब्रिड 3 है। अगर आप गोल या नाशपाती के आकार की अगर लौकी लगाना चाहते हैं तो उसमें पूसा संतुष्टि का चयन कर सकते हैं। जो पहाड़ी इलाके के लिए पूसा संदेश जो है गोल लौकी है, ये भी काफी प्रचलित है। हम करेले की बात करते हैं तो हमारी काफी पुरानी प्रचलित प्रजातियां हैं। पूसा विशेष है, पूसा 2 मौसमी है, एक नई प्रजाति आई है पूसा औषधि है, और एक छोटा करेला जिसको हम झाड़ करेला भी कुछ जो कहते हैं, ये मधुमेह के लिए भी काफी उपयुक्त होता है। ये छोटा छोटा होता है, जंगली करेला, देसी करेला, उसमें पूसा पूर्वी प्रजाति आई है। खीरा अगर आप लगाना चाहते हैं इस मौसम में आप पूसा बरखा, ये बारिश के मौसम के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है उसका प्रकोप कम होता है। अगर आप धारीदार तोरी लगाना चाहते हैं तो पूसा नूतन प्रजाति है, और चिकनी तोरी के लिए पूसा स्नेहा, और जहां वायरस की उतनी समस्या नहीं है वहां कद्दू भी लगाते हैं तो उसमें आप जो सीताफल भी जिसको कहते हैं उसमें आप पूसा विश्वास है या पूसा हाइब्रिड 1 है। और कुछ लोग जो 56 कद्दू आता है उसमें आजकल एक 56 टिंडा की तरह भी है, जो देखने में टिंडा की तरह है लेकिन वो पूसा 56 कद्दू जो है उसमें पूसा पसंद नाम की एक प्रजाति है। थोड़ा अधिक तापमान पे भी इसमें फलन आता है, इसका भी चयन कर सकते हैं। अगर हम पेठा की बात करें तो पेठा में भी हमारे संस्थान की कई प्रजातियां हैं। पूसा उज्जवल है, 2 हाइब्रिड प्रजातियां हैं, पूसा उर्मी और पूसा श्रेयाली, और एक पेठा ऐसा होता है जिसका सब्जी भी बना सकते हैं, पूसा सब्जी पेठा 1। इस मौसम में चूंकि तापमान भी अधिक होता है और मौसम में नमी रहती है, इस कारण से डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी किसान भाइयों को काफी परेशान करती है।
जब भी आप अपनी फसल लगाएं तो उस पर देखते रहें, जब भी अगर कोई भूरा धब्बा अगर आपको पत्तियों पे दिखे आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं और उस के लिए आप डाइथेन M45 एक दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर दें। जिन किसान भाइयों ने अगर बिजाई नहीं की है तो बिजाई करने से पहले अगर आप अपने खेत के चारों तरफ अगर मक्के की अगर 3 लाइन अगर लगा दें, जो सफेद मक्खी है वो मक्के के पत्ते पे वो चिपक जाते हैं और आपको दवा का स्प्रे खेतों में कम करना पड़ेगा। तो पीला एक येलो स्टिकी कार्ड आता है उसको 10 से 15 पूरे खेत में लगा सकते हैं। और जो सफेद मक्खी है इसके नियंत्रण करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है या स्पिनोसैड है, इनका आप 10 लीटर पानी में 3 से 4 मिलीलीटर का घोल बना के इनका आप छिड़काव कर सकते हैं। बाद के समय में जब आप में फलन प्रारंभ हो जाता है उस समय में जो फल मक्खी होती है वो इस समय में काफी परेशान करती है। फेरोमोन ट्रैप आता है, मिथाइल यूजिनॉल का फेरोमोन ट्रैप आता है, इसको आप 10 से 15 मार्केट से आप खरीद के अपने खेतों में लगा दें। फलों में अमरूद एक मुख्य फसल है जिसकी किसान भाई बरसात एवं सर्दियों में खेती करते हैं। कई किसान भाइयों ने अमरूद में फसल प्रबंधन एवं कीट प्रबंधन की जानकारी मांगी है। अमरूद में समसामयिक कृषि कार्य एवं फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा समाचार के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी। किसान भाइयों को नमस्कार। समय जुलाई का श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और इस समय सबसे उपयुक्त समय है अमरूद के नए बागों को लगाने का। तो किसान भाइयों को कुछ मैं अमरूद के टिप्स बताता हूं जो ध्यान रखेंगे तो उनको बहुत लहराती हुई फसल मिलेगी, गुणवत्ता युक्त फसल मिलेगी। इसके साथ साथ रोग एवं कीट व्याधियों का प्रकोप कम होगा। सबसे पहले हमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि हमें अच्छी प्रजातियों का चयन करना है। अच्छी प्रजातियों में पूसा संस्थान द्वारा पूसा आरुषि, इसको हम संस्थान द्वारा एवं केंद्र द्वारा भी इसको किसानों के लिए विकसित किया जा चुका है। और पूसा प्रतीक्षा जो इस समय देश के करीब 175 कृषि विज्ञान केंद्र और करीब 12 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जिसका प्लांटिंग मटेरियल अब पहुंच चुका है, इसके साथ साथ संस्थान में भी उसकी पौध उपलब्ध है। सबसे पहले आप उन ऐसी प्रजातियों को चयन करें। इसके साथ साथ हिसार सफेदा, हिसार सुर्खा, ललित, श्वेता, अर्का किरण, ये ऐसी कोई प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियां हैं अमरूद की अच्छी से अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रजातियां पूसा संस्थान द्वारा विकसित की जा रही है। आप देखिए पिंक फ्लैश हाई यील्डिंग वैरायटी जिसको हम लोगों ने इस बार पूसा जीविका के नाम से प्रपोज किया है। आप इस प्रजाति में देखेंगे संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति है पूसा प्रतीक्षा। ये पूरा का पूरा पेड़ लग चुका है फलों से। अब इसकी हम अच्छाई भी आपको बताएंगे, बुराई बताएंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमें अमरूद में फ्रूट थिनिंग, बैगिंग और इसके साथ साथ हमको 3 चीजें करनी है कि हम अगर इनको एक एक शाखा में एक एक पेड़ों में अगर हम एक एक फल भी ले तब भी बहुत होता है। आप देखेंगे पूरा पेड़ लगा हुआ है लेकिन इसकी हमने थिनिंग नहीं की है। थिनिंग न करने से क्या हुआ है कि फ्रूट की साइज छोटी हुई है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिन शाखाओं में हमने थिनिंग किया है उसमें फलों के साइज बहुत अच्छे आए हैं। तो ये पूसा संस्थान द्वारा विकसित पूसा प्रतीक्षा का एक ऐसा पौधा है जिसमें हमने थिनिंग नहीं की है, सिर्फ किसान भाइयों को बताने के लिए कि थिनिंग करेंगे तो उत्पादन कम नहीं होता, उत्पादन भी बढ़िया होता है। इसके साथ साथ फ्रूट की साइज बढ़िया होती है, गुणवत्ता बढ़िया होती है और इसी को जब हम बरसात की फसल में बैगिंग कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रेट भी मिल जाते हैं। आप देखेंगे पूसा संस्थान द्वारा नई किस्म पूसा अतुल्य, देखिए मैंने दोनों हाथों में इसको अपने रख रखा है। इससे आपको इसकी साइज का अंदाजा लग रहा है। मैं इसको आपको पेड़ से ही इस फल को काट के दिखा रहा हूं कि इसमें कितनी अच्छा गूदा और इसके साथ साथ आप देखेंगे कितने कम बीज, कितना फ्लैश एरिया। इसकी साइज का आपको अंदाजा लग गया है। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इस सब को देखते हुए पूसा संस्थान ने इस बार इस किस्म का चयन दिल्ली और एनसीआर रीजन किसानों के लिए किया है जो बहुत अच्छी उन्नतशील प्रजातियां हैं और इन प्रजातियों का चयन सबसे पहले करें। दूसरी चीज ध्यान रखें किसान भाई, जब भी पौधे लगाए तो पौधे को लगाते समय उसके बाद में हमें ध्यान देना है कि पौधे की पिंडी बिल्कुल नहीं टूटे। तीसरी चीज का ध्यान रखना है जो छोटे पौधों की भी रखना है और बड़े पौधों की रखना है कि जो पौधों का रूट जोन है, यानी जो आप देखेंगे कि इसकी इस छत तक के नीचे जहां तक इस जगह पे आपको बिल्कुल यहाँ तक आपको बिल्कुल गहरी जुताई नहीं करनी है, यानी पौधों की जो खाने वाली जड़ें हैं जिसको हम फीडर रूट कहते हैं उनमें डैमेज नहीं हो। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि अगर किसान भाई अपने तने के ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ाते तो ऐसे क्राउन रॉट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो पौधा लगाने के बाद में इस जगह पे हमें बहुत अच्छे से मिट्टी चढ़ाना है। फिर अब जब फसल जिनकी किसान भाइयों के खेत लगे हुए हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने इस समय फल मक्खी का निदान ठीक से नहीं किया तो हमें और उसकी और प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे के सारे फल मक्खी के कारण पूरे के पूरे खराब हो चुके हैं। आप इन्हीं फलों के साथ साथ आप देखेंगे जिन फलों में हमने बैगिंग कर रखी है वो सारे के सारे फल मक्खी से बचे हुए हैं। ये एक ऐसा तरीका है कि अगर हमने बैगिंग का अच्छे से प्रयोग किया
तो कम से कम किसान भाइयों को कोई केमिकल का खर्चा नहीं होगा, उनकी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो हम कहते हैं नेचुरल फार्मिंग में अमरूद का उगाना या ऑर्गेनिक अमरूद के नाम से किसान भाई बहुत अच्छी आय भी ले सकते हैं। इसके निदान के लिए सबसे अच्छा काम जो है वो सबसे अच्छा काम है बैगिंग, और बैगिंग के साथ साथ हम पॉलीप्रोपाइनिल जो हमारा पॉलीप्रोपाइनिल ट्यूब वाली मटेरियल है पॉलीथीन की, वो यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम मिथाइल यूरिनल की ट्रैप लगाते हैं। संस्थान द्वारा भी मिथाइल यूरिनल के, जिसको हम लोग फेरोमोन ट्रैप कहते हैं, बहुत अच्छे से उनका प्रयोग किया जा रहा है, और किसानों के लिए भी इसकी मार्केट में भी उपलब्ध है, संस्थान में भी उपलब्ध है। तो हमको जब हमारी फसल 30 से 45 दिन की हो जाए उस समय हमें बैगिंग करना है, मिथाइल यूरिनल की ट्रैप का प्रयोग करना है। इस टाइप के हमें आजकल मार्केट में बहुत अच्छी ये पॉलीथीन उपलब्ध है, जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन है, जिसका हम लोग 3 से 4 साल तक प्रयोग करते हैं। ये हम लोग खुद कर चुके हैं, इसलिए किसान भाइयों को बता रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रूट थिनिंग करनी है तो हमें उच्च गुणवत्ता के फल मिल सकते हैं। 2 चीजों को और किसान भाइयों को ध्यान रखना है, खेतों में जल भराव नहीं हो तो उकठा की समस्या नहीं होगी। और मेरे कलीग डॉक्टर चवलेस, हम लोग मिलके अमरूद की रेसिस्टेंस ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। आप इसमें देखेंगे अमरूद, ऐसा भी आप लोगों ने अमरूद देखा होगा क्या कि कितने छोटे छोटे से एक ग्रुप में अमरूद हैं, लेकिन इसका काम उत्पादन के लिए नहीं है। इसका काम हमारा जो है वो हमें उकठा प्रतिरोधी किस्में जो बनानी है, उसके लिए हम लोग देखेंगे। आप इसको इस टाइप के पौधों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक अलग टाइप का अमरूद है, इसमें अब अमरूद की कोई नहीं, लेकिन ये भी अमरूद की एक स्पीसीज है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे मेरे पूरे पीछे अलग अलग स्पीसीज यूएसडीए का पूरा मटेरियल है जो हम रेसिस्टेंस ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे अमरूद की पूरी इसको हम लोग पर्पल गुआवा कहते हैं, इसकी जो हम ब्रीडिंग में यूज करते हैं। तो इसका अच्छी बात यह है कि अमरूद के ऊपर पूरी शाइनिंग आ जाती है, उसके लिए हम इस स्पीसीज का यूज करते हैं। ये सारा का सारा पूरा जर्मप्लाज्म ब्लॉक देखेंगे हमारा, इसमें हमारे पास में देश और दुनिया के करीब 100 के ऊपर अलग अलग अमरूद की अलग अलग रेसिस्टेंस किस्में हैं, जिसका हम लोग अपनी रेसिस्टेंस ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। किसान भाई कई बार देखेंगे कि ऐसे फलों में जहां से फल तने से जुड़ा रहता है, इस तरह का एक प्रकार से ऐसी क्रैकिंग की समस्या आने लगती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसान भाइयों को बोरेक्स 0.6% और जिंक का स्प्रे जब फल 30 दिन का हो जाए, 30 से 45 दिन में 2 स्प्रे करने हैं, तो इस टाइप की समस्या की कोई निदान संभव है, और इसका किसान भाई ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वैज्ञानिक कैसे सघन बागवानी में अपने अमरूद की हाइब्रिड प्रोजेनी का इवेल्यूएट करते हैं। आप मेरे तरफ देखेंगे, चारों तरफ आपको इसमें सघन बागवानी में अमरूद लगा हुआ है। इसकी हमें सदाई भी करनी है, कंटन भी करना है, फल मक्खी से भी बचाना है, उकठे से भी बचाना है, नेमेटोड से भी बचाना है। उसके साथ साथ इसको पूरा पोषक तत्व प्रबंधन करना है। इसके साथ साथ इसकी सिंचाई का प्रबंधन करना है। हमें इसमें देखना है कि इसकी जड़ों का विन्यास अच्छे से रहे, जड़ भी डैमेज नहीं हो, पत्तियां भी खराब नहीं हो। उसके बाद ये सारी चीजें देखने के बाद में फिर हमारे संस्थान के अधिकारी हमारी इन वैरायटियों को देखने आते हैं, और उसके बाद में हम नए नए हाइब्रिडों का चयन करते हैं। इसके साथ साथ आजकल निमेटोड भी बढ़ता जा रहा है, तो सह फसलों के रूप में अगर हम गेंदे का उत्पादन करें तो निमेटोड से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। जड़ों में किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएं, उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें, तो अमरूद की बहुत अच्छी खेती संभव है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से कई किसानों ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम कीड़े से भरे पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरनट्रेनिलीप्रोल की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। पटियाला पंजाब से हरविंदर सिंह सहित कई किसान भाइयों ने मिर्च के पौधे सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। वर्तमान में सिंचाई के पानी में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट मिला दें। चूंकि यह मृदा जनित रोग है, इसलिए हो सके तो अगले 2 से 3 वर्ष तक इस स्थान पर मिर्च के अलावा कोई और फसल लें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से वीर सिंह जी ने करेले के फल के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल मक्खी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। रांची झारखंड से मासूम अंसारी जी ने खीरे के पत्ते के मुड़कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप दिखाई देता है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथ्यूरम की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि पूसा समाचार का एक खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अपनी प्रतिक्रियाएं हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।